My name is Abhishek, and I am going to be a law faculty for almost all the laws. I'll be taking your company law, corporate restructuring, drafting, due diligence, and so these four subjects I will be taking. And there are for the subjects called CG and elective. There are some other faculties who are going to be a part of that. We are starting with a subject called corporate restructuring. ये जो सब्जेक्ट है आपके पूरे सीएस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यही है. वाई इट इज इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट आपको पास होने के लिए, बट दिस सब्जेक्ट इज गोइंग टू द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ इनकम टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज दिस एंटायर सब्जेक्ट इज मर्जर एंड टेक ओवर. और अगर आप इकोनॉमिक टाइम्स या ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे या सुनते होंगे तो आपने सुना होगा जितनी भी डील्स होती है, मर्जर डील्स एंड ऑल दैट, सब करोड़ में होती है. 5,000 करोड़, 8,000 करोड़. और इसमें कंसल्टेंट की जो फीस होती है ना वो 1% होती है, 0.5% होती है. तो द फीस ऑल्सो रन्स इनटू करोड़. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट टू द कोर ऑफ इट. और मैं आपको उस लेवल तक सिखाऊंगा, बस आपके लिए एक्चुअल डील करना छोड़ता हूँ, बाकी सब सिखा दूंगा. मैं अपना खुद का अमरचंद एक्सपीरियंस, डेलॉयट एक्सपीरियंस सब शेयर कर लूंगा यहाँ पे. एंटायर 18 mergers which I have done across India, 5 cross-border deals, every deal was running into more than 5,000 crores, वो सब सिखा दूंगा. But what I need from all of you, I need, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब एग्जीक्यूटिव क्लियर करके आए. कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू. आप लोग पता है आप लोग जिस अटेम्प्ट में क्लियर किए हो एग्जीक्यूटिव, उस अटेम्प्ट का पासिंग रिजल्ट कितना था? इट वाज लेस देन 4-5%. So it's not less than an achievement to clear executive in this level, in this stiff competition, but now the competition became more stiffer. क्योंकि अब जो एग्जीक्यूटिव क्लियर करके बच्चे आए ना, उसमें से 5% का फिल्ट्रेशन होगा. So you have to be little more, what you say, alert, vigilant, and you need to be more perfect, precisely. तो आपको करना क्या है? My humble request to all of you, क्लासेस के साथ चलना. जितना क्लासेस में होता जाता है उतना साथ में पढ़ते चलना. बस इतना सा आप काम कर लो, बाकी सब हम लोग पे छोड़ दो, सब हो जाएगा. आप सिर्फ क्लासेस के साथ ही चलना. डोंट पाइल ऑन द थिंग्स कि आज का कल पढ़ लेंगे, कल का परसों, वो गलती मत करना. जितना होता जा रहा है उतना पढ़ते चलिए, और उसमें जो जो डाउट है पूछते चलिए. आप कहते हैं एफएम चालू हो चुका है, मुकेश सर की एंट्री हो गई, कल लेक्चर नहीं हुआ था, बाकी टुडे आज आपका सीआर चालू हो गया. सो नेक्स्ट वीक से और भी सब्जेक्ट चालू हो जाएंगे. जो जो सब्जेक्ट चालू होता जा रहा है उसको साथ में करते चलिए. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. फाइल ऑन मत करना. और फिर जो भी टेस्ट होंगे आपके, जो वीकली टेस्ट होंगे, चैप्टर वाइज जो जो होगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल कम टू नो, जो भी है उसको सिंसियरली एंड रिलीजियसली देना. मतलब उसको मिस मत करना किसी भी हालत में, उसको एकदम सिंसियरली करना. दैट इज ओनली थिंग यू नीड टू डू. एक अटेम्प्ट में पास होना है आप लोगों को, ये आपका टारगेट होना चाहिए. आपको रैंक लानी है और आप रैंक ला सकते हैं. बिलीव इन योरसेल्फ. रैंकर हम आप जैसे ही होते हैं और आप रैंक ला सकते हैं. बिलीव इन योरसेल्फ, जस्ट डू इट. ठीक है, चलो. सिंपल लाइन है, मेरा स्टाइल ऑफ टीचिंग है, जब तक कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आए मेरे को छोड़ना मत. अगर आप में से एक को भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया और बाकी सबको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, टॉपिक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक सबको समझ में ना आ जाए. बट वंस यू सेड यस, समझ में आ गया, आई प्रिज्यूम समझ में आ गया, देन आई बिलीव ऑन माई स्टूडेंट्स. एंड दैट्स, जब तक नहीं समझे बस छोड़ना मत. ठीक है. अच्छा, आप लोगों को टेक ओवर का नोट्स मिल गया? आप लोग के पास मॉड्यूल है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का? मतलब घर पे कौन, मम्मी पढ़ रही हैं कि पापा? क्यों? देखो आप लोग का सब्जेक्ट का सिंपल, देखो सब्जेक्ट का कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूं. मुकेश सर लिखा होगा तो एफएम ही है, तो मुकेश सर मतलब एफएम. ठीक है. प्रवीण सर लिखा होगा या तो टैक्स. ठीक है. एंड दैट टू विल बी द डायरेक्ट टैक्स ओनली. सो प्रवीण सर एंड पराग सर विल बी टेकिंग योर डायरेक्ट टैक्स. मुकेश सर विल बी टेकिंग योर एफएम. एंड निहाल भट्ट सर, अगर निहाल सर लिखा होगा तो ही विल बी टेकिंग योर इनडायरेक्ट टैक्स. और अगर मेरा नाम लिखा होगा तो लॉ. ठीक है. लॉ में कौन सा लॉ? हाँ ठीक है. हाँ, दैट इज सो मेनी लॉस. तो अभी वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सीआर. सीआर के दो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, मर्जर एंड टेक ओवर. ये दो चैप्टर से आपके पेपर में कम से कम 60 मार्क्स का आएगा. मिनिमम 60% पेपर विल बी ओनली फ्रॉम दिस टू चैप्टर. सीआर की शीट लिखा चाहिए. 60 मार्क्स का पेपर सिर्फ इन दो चैप्टर से आता है. आपका पार्ट ए और पार्ट बी मिला के, आपके सीआर के सभी में 3 पार्ट हैं,
पार्ट ए एंड पार्ट बी इज 50 मार्क्स, पार्ट बी इज 30 मार्क्स, पार्ट सी इज 20 मार्क्स. ये जो 80 मार्क्स है ना, इसमें से कम 60 मार्क्स मर्जर और टेक ओवर से आएगा. तो वी आर स्टार्टिंग विद टेक ओवर, देन वी कंप्लीट टू मर्जर. पूरा जो इंपॉर्टेंट है पहले सीख लो, सब कुछ इंपॉर्टेंट पहले सीख लो. मर्जर टेक ओवर खत्म होने के बाद आपको कंप्लीट चालू हो जाएगा. समझ गया? तो वो ओवर पीरियड टाइम आपको समझ में आ जाएगा. अभी इन ऑल द लेक्चर्स जब तक मेरा मर्जर टेक ओवर नहीं हो रहा है, इट ओनली बी सीआर ओनली. ठीक है? कंफ्यूजन दूर. चलो, हाँ, आप लोग एक सेपरेट बुक बना लेना बस. दैट्स, सब लोग एक सेपरेट बुक लेके आए हैं. ठीक है? एंड विल डू द चैप्टर्स. अनफॉर्चुनेटली आर स्टार्टिंग टुडे हाफ एन आवर लेट, बट नेक्स्ट टाइम मैं कवर अप कर दूंगा इसको. तो चालू करें. चलिए. देखो, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग. तो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग है क्या? ये वर्ड सुना है आपने कभी पहले? एनीवन? एंड वन रिक्वेस्ट, यू हैव टू गिव आंसर्स इन माय क्लास. आप शांति से नहीं बैठ सकते. आई डोंट लाइक शांत बच्चे. ठीक है? ये आप लोग को जो नोट्स मिला ये टेक ओवर का है. मर्जर चालू होने से पहले आपको मर्जर के नोट्स मिल जाएंगे. बिकॉज एंड मॉड्यूल तो आपको इनफैक्ट कैरी करना ही है. सो मॉड्यूल में आपको मैं पूरी मार्किंग दे दूंगा, तो लाइन टू लाइन मार्किंग दे दूंगा. बस उतना ही पढ़ना है और उतना जरूर पढ़ लेना. ठीक है? इतना एक्सपेक्ट करूँ मैं आप लोग से. 90% एफर्ट मेरा ही होने वाला है. आपको सिर्फ 10% ही लगाना है. 10% लगा पाएंगे आप लोग? इतनी उम्मीद मैं करूँ. देखो, एट द एंड इट्स योर फ्यूचर, सो यू हैव टू वर्क हार्ड. इनफैक्ट रेसिप्रोकल होना चाहिए. मेरे को 10 लगाना चाहिए, आपको 90. लेकिन मैं तो कोई कसर छोड़ने वाला ही नहीं हूँ. आप बस साथ में चलना, बस ये. एंड डोंट मिस एनी लेक्चर. और आप में से कितने लोग सही में पास होना चाहते हैं एक बार में? और कितने लोग रैंक लाना चाहते हैं? रैंक लाना चाहते हैं आप लोग? यार तुम रैंक लाना, तो रैंक लाना चाहते हैं ना. सो मैं एक गुरु मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ रैंक लाने का. आपका जो भी लेक्चर का ड्यूरेशन हो ना, उसमें हाफ एन आवर एक्स्ट्रा जोड़ देना. ठीक है? मतलब अगर मान लो लेक्चर आपका 3 आवर्स का है, तो आप लेक्चर को समझो 3.5 घंटे का. ठीक? और जो 3 आवर्स में पढ़ाया जाए ना, उसको घर जाके हाफ एन आवर में पूरा रिवाइज कर लेना. सेम डे कर लेना. रात में आपका लेक्चर 9 बजे भी खत्म हो और आप घर 10 बजे पहुंचो ना, तो भी हाफ एन आवर वो डिसिप्लिन अपने अंदर लेके आओ. आपके अंदर वो डिसिप्लिन आ गया ना, तो खुदा भी आपको पास होने से नहीं रोक सकता. ये मेरी गारंटी है. वो हाफ एन आवर जो 30 मिनट्स जो पढ़ाई होगी, वो 3 घंटे 4 घंटे जो पढ़ाई होती है ना, उसको आधी घंटे में आप रिवाइज कर सकते हो. ट्रस्ट मी, आज हम लोग जो करेंगे 2.5 घंटे में, आप उसको रिवीजन करने बैठोगे, इट विल नॉट टेक मोर देन 20 मिनट्स. वो 20 मिनट, देखो ये 3 आवर्स 4 आवर्स आप खाना खा रहे हो, और वो 30 मिनट्स आप खाने को डाइजेस्ट कर लोगे. ये ही तरीका है प्रोफेशनल लेवल पे पास होने का. डेली का डेली काम पटा देना. ठीक है? हाँ जी, चलो चालू करें. बहुत ज्ञानबाजी होगी. लेट्स स्टार्ट नाउ. नाउ व्हाट इज कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग? क्या होता है रिस्ट्रक्चरिंग? ये वर्ड सुना है? शॉर्ट में हम लोग इसको बोलते हैं सीआर. व्हाट इज कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग? इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग एंड एक्सटर्नल रिस्ट्रक्चरिंग. देखो, रिस्ट्रक्चरिंग है क्या? रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग मतलब रिस्ट्रक्चरिंग द कॉर्पोरेट. सो मतलब आप क्या कर रहे हो? आप कंपनी का रीऑर्गेनाइजेशन कर रहे हो, आप कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हो, आप कंपनी का एक कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हो. दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग. अब ये कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कैसे होता है? दिस कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग बेसिकली मीन्स रिकंस्ट्रक्शन और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ reorganization or reconstruction or
रीअरेंजमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट. तो हम लोग जब हम लोग कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं, now when we talk about the corporate restructuring, the term restructuring basically means reorganization, reconstruction, rearrangement. और ये किसको आप रीअरेंज कर रहे हो? इज बेसिकली टू द कॉर्पोरेट. अब ये रीअरेंजमेंट या रिकंस्ट्रक्शन कितने तरीके का हो सकता है? नाउ इफ आई हैव टू से दैट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग. नाउ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग कैन बी ऑफ फोर टाइप. इट कैन बी देखो, what are the types of corporate restructuring? If I have to say, corporate restructuring is basically it can be financial restructuring. Now, what is financial restructuring? आपने जो पढ़ा था अकाउंट्स में और एग्जीक्यूटिव लेवल में बायबैक हम लोग करते हैं, ये टर्म सुना होगा आपने. आप एमलगमेशन करते हो. नो, दीज आर नथिंग बट फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग. फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब वो रिस्ट्रक्चरिंग जिससे आप अपनी फाइनेंशियल बेस को इंप्रूव करते हो. नाउ कहा थे हम लोग? हाँ, सो व्हाट इज फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग? फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है दैट आप कंपनी के फाइनेंशियल बेस को चेंज करते हो. आप कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाते हो. आप कुछ ऐसा करते हो जिससे कि कंपनी की बैलेंस शीट इंप्रूव हो जाए. देन दैट समथिंग इज टू बी कॉल्ड एज अ फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग. नाउ व्हाट इज टेक्नोलॉजिकल रिस्ट्रक्चरिंग? मे बी दैट आई एम अ कंपनी विच इज वीकर इन अ टेक्नोलॉजिकल बेस. मान लो मैं एक कंपनी हूं, मेरा नाम है मारुति एंड आपका नाम है सुजुकी. नाउ मैं बीइंग मारुति, मेरे पास गवर्नमेंट लॉबिंग है, मेरे पास फंड है, मेरे पास रिसोर्स है, मेरे पास लैंड है, मेरे पास सब कुछ है. बट व्हाट आई एम लैकिंग इन द टेक्नोलॉजिकल साइड. एंड यू बीइंग अ सुजुकी कमिंग फ्रॉम द जापानीज बेस, you are better in terms of technological base, and then we can align together so that you can get benefit from my resource and I can get benefit from your resource. This type of restructuring is nothing but the technological restructuring, जिसमें आप टेक्नोलॉजिकल बेस को अपग्रेड करते हो. तीसरा होता है मार्केट रिस्ट्रक्चरिंग. नाउ व्हाट इज मार्केट रिस्ट्रक्चरिंग? मार्केट रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है कि मैं एक नए मार्केट में एंटर करना चाहता हूं. मैं एक कंपनी हूं, मेरे को एक नए मार्केट में एंटर करना है. तो दो तरीके हैं. या तो मैं पहले जाके उस मार्केट को समझूं, उस मार्केट में अपनी एक कंपनी डालूं, कई सालों तक मेहनत करूं, काफी इयर्स ऑफ एफर्ट डालूं. एफर्ट डालने के बाद लोग धीरे धीरे मेरी कंपनी के प्रोडक्ट को परचेज करेंगे. धीरे 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 मतलब इट टेक इयर्स फॉर मी टू गेट अ प्रेजेंस इन द मार्केट. अदर वे राउंड क्या है कि मैं वहां के उस मार्केट के जो अच्छा प्लेयर है उसके साथ अरेंजमेंट कर लूं, उसके साथ अलाइनमेंट कर लूं, एंड दैट इज नथिंग बट द मार्केट रिस्ट्रक्चरिंग. सो मार्केट रिस्ट्रक्चरिंग इज बेसिकली फॉर डेवलपिंग न्यू मार्केट. समझा? फॉर एग्जाम्पल, चाइना की एक कंपनी है, चाइना की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी का नाम है अलीबाबा. नाम सुने? अलीबाबा. आप लोग पेपर ऊपर पढ़ते हैं, न्यूज सुनते हैं. वेरी नाइस यार. मतलब तीनों फाइनल के लेक्चर बैचेस में सबसे ज्यादा अलीबाबा नाम पहली बार आप लोगों ने ऐसा लगा सुना हुआ है आप लोगों ने. बाकी को तो सब अलीबाबा बोला तो 40 चोर बोल दिए उसके बाद. अलीबाबा कंपनी नाम सुना आप लोगों ने? अलीबाबा इज द लार्जेस्ट ई कॉमर्स कंपनी इन चाइना, ओन्ड बाय अ पर्सन कॉल्ड मिस्टर जैकमा. नाउ जैकमा इज द रिचेस्ट पर्सन फ्रॉम चाइना. अब जैकमा जो है उसको इंडिया आना है. समझा? और भारतीय एयरटेल को चाइना जाना है. ना अब जैकमा इंडिया आए. अब जैकमा अगर इंडिया आता है, मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक नोइंग द
एजुकेशन लेवल इन इंडिया, मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक वी नॉट बी नोइंग, वो जैकमा और राधेमा को एक ही समझ लेंगे, एंड दे डोंट नो. धीरे धीरे अवेयरनेस क्रिएट होगा, इट विल टेक टाइम, बट जैकमा अलाइनिंग विद भारती एयरटेल can create a very big space in the market. That is called market restructuring. भारती एयरटेल को चाइना जाना है, अलीबाबा को इंडिया आना है. An arrangement between these two players can create a new market for both of them, and this is nothing but the market restructuring. समझा? फोर्थ क्या लिखा है? Organizational restructuring. Now, what is organizational restructuring? समटाइम एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन लॉस में इसलिए होता है क्योंकि उसके यहाँ एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन टीम नहीं होती. कई बार, फॉर एग्जांपल, इफ आई टेक एनी पीएसयू, आप कोई भी पीएसयू ले लो, कोई फंड की कमी है क्या उनको? रिसोर्स की कमी है? कोई कमी नहीं है. उनके यहाँ किस चीज की कमी है? इज अ बेटर ऑर्गेनाइजेशन. आज आप ना यूथ से बात करो, ठीक है, यूथ लाइक यू ऑल, अगर मैं आपसे यूथ से बात करूं और आई लव टू इंटरेक्ट विद द यूथ, अब मैं उनसे अगर पूछता हूं कि आप में से कितने लोग गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, तो 90% तो जाना नहीं चाहते. और जो 10% जाना चाहते हैं उनसे ना उनका रीजन पूछना कि आप क्यों जाना चाहते हैं. उनके एकदम विचित्र रीजन मिलेंगे आपको. रीजन बोलेंगे क्या कि वहां पे आराम होता है, वहां पे रिटायरल बेनिफिट होता है, जॉब सेफ होती है, मतलब किसी को काम नहीं करना, सब के सब कामचोर हैं, काम नहीं करना, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा होता है. अरे भाई, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा होगा ही ना, व्हेन देयर इज नो वर्क देन यू हैव ऑल लाइफ. ठीक है, तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है कि आज ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट की ये रेपुटेशन बन गई है कि अगर आज गवर्नमेंट सेक्टर, मतलब वी बिलीव दैट इट्स इनएफिशिएंट सेक्टर, तो वहां पे अगर गवर्नमेंट को अपने सेक्टर में एफिशिएंसी क्रिएट करना है, देन व्हाट दे हैव टू डू, दे हैव टू चेंज द ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न, एंड दैट इज नथिंग बट द ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग, व्हिच इंक्लूड मेकिंग चेंजेस इन द एंटायर ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की. समझ रहे हैं? तो रिस्ट्रक्चरिंग कैन बी ऑफ 4 टाइप, which is to be called as a financial restructuring, technological restructuring, market restructuring and organizational restructuring. ये समझा? अब देखो, अब ये जो रिस्ट्रक्चरिंग होता है, ये रिस्ट्रक्चरिंग 2 तरीके से होता है. पहला होता है इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग, दूसरा होता है एक्सटर्नल रिस्ट्रक्चरिंग. देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग, इसका मतलब होता है कि वो रिस्ट्रक्चरिंग जो कंपनी खुद ही करता है, मतलब उस रिस्ट्रक्चरिंग को करने के लिए कंपनी को किसी आउटसाइड प्लेयर की जरूरत नहीं है, कंपनी खुद इस रिस्ट्रक्चरिंग को करता है, देन दैट रिस्ट्रक्चरिंग इज टू बी कॉल्ड एज अ इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग. अब इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग बेसिकली 2 तरीके का होता है. पहला होता है बायबैक एंड दूसरा होता है कैपिटल रिडक्शन. मतलब वन कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में वन पार्ट इज कॉल्ड इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग एंड सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रिस्ट्रक्चरिंग. इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग मतलब वो रिस्ट्रक्चरिंग जो कंपनी खुद कर रहा है, जिसमें आता है बायबैक, जिसमें आता है कैपिटल रिडक्शन. ये दोनों टर्म आप लोगों ने सुना हुआ है, एग्जीक्यूटिव आपने सुना होगा ना. यहाँ पे वी हैव अ सेपरेट चैप्टर ओवर दिस. So you have a buyback में you have a part of internal restructuring and capital reduction. Now then there is something called external restructuring. हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं M&A. M&A मतलब mergers and amalgamation, जो कि डिवाइड होता है 3 पार्ट में. पहला होता है मर्जर और amalgamation. Now what is merger and what is amalgamation? We are just going to discuss that thing. तो यहाँ पे देखो, एक्सटर्नल रिस्ट्रक्चरिंग के लिए मेरे को अपनी कंपनी के अलावा एक और प्लेयर चाहिए कम से कम. मतलब अगर मान लो आज मेरे को मर्जर करना है, so I cannot do merger of with myself. मैं खुद का मर्जर खुद में नहीं कर सकता. अगर या तो मेरे को मर्जर करना है तो एक और कंपनी होनी चाहिए जिसमें या तो मैं मर्ज हो जाऊं या तो वो मेरे में मर्ज हो जाए. मतलब देयर नीड टू बी अ सेपरेट प्लेयर, सेकंड प्लेयर होना चाहिए. देन देयर इज नथिंग कॉल्ड मर्जर और एमलगमेशन. Then there is something called demerger. Now what is demerger? कंपनी के 2 बिजनेस हैं. मान लो कंपनी 2 बिजनेस में ऑपरेट करता है. अब कंपनी एक ही बिजनेस को फोकस करना चाहता है. सो व्हाट कंपनी कैन डू, वो अपने दूसरे बिजनेस को डीमर्ज कर दे. Now when I say डीमर्ज कर दे, इसका मतलब वो अपने सेपरेट सेकंड बिजनेस को हटा दे
और किसी और कंपनी को दे दे, देन दैट समथिंग इज टू बी कॉल्ड एज अ डीमर्जर. देन थर्ड इज कॉल्ड एक्विजिशन. अब देखो, अगर मेरे को डीमर्जर करना है तो भी मेरे पास कम से कम दो लोग तो होने चाहिए. अगर मेरी कंपनी का डीमर्जर हो रहा है, मेरा बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है, तो किसी और में ट्रांसफर होगा ना. सो आई नीड टू हैव अ सेकंड प्लेयर विद होम आई कैन डू डीमर्जर. देन देयर इज एन एक्विजिशन. नाउ एक्विजिशन मतलब आप किसी से कुछ परचेज करते हो. तो अगर मैं एक्विजिशन की बात कर रहा हूं तो वहां पे एक ट्रांसफरर होगा और दूसरा ट्रांसफर ही होगा. सो एक्विजिशन can further be divided into two parts. One is called asset acquisition. Second is called acquisition of shares, voting right or control. अभी asset acquisition can further be divided into two parts. One is called itemized sale and second is called slum sale. Now, what is itemized sale? मान लो अगर मेरे को ये पूरा फ्लोर परचेज करना है, ठीक है, होम सर्विस ओनर, मान लो ये पूरी बिल्डिंग परचेज करनी है. आई वांट टू परचेज दिस एंटायर लैंडमार्क बिल्डिंग. तो दो तरीके हैं कि मैं हर फ्लोर का पूरा मेजरमेंट लूं, हर एक रूम का मेजरमेंट लूं, फिर बोरीवली में जो भी रेट चल रहा है 10,000, 11,000, 15,000 जो भी रेट चल रहा है उससे उसको मल्टीप्लाई करूं और फिर हर रूम का एक एक प्राइस निकालूं. समझ रहा है? मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैं आइटमाइज सेल कर रहा हूं. आइटमाइज सेल में मैं एवरी एसेट और एवरी लायबिलिटी की एक वैल्यू डिटरमाइन करूंगा एंड देन बेस्ड ऑन दैट मैं उस पूरे परचेज कंसिडरेशन को डिटरमाइन करूंगा. मतलब मैं हर रूम की, हर एसेट की वैल्यू निकालूंगा, हर लायबिलिटी का वैल्यू निकालूंगा, फिर एसेट में से लायबिलिटी को माइनस कर दूंगा और फिर नेट अमाउंट में आपको पे कर दूंगा. एनएवी मेथड आता है आप लोगों को? नेट वैल्यू मेथड आता है ना. एनएवी में क्या करते हैं, अपने लोग सारे एसेट की वैल्यू निकालते हैं, सारे लायबिलिटी की वैल्यू निकालते हैं और फिर एसेट में से लायबिलिटी को माइनस करते हैं और नेट अमाउंट सामने वाले को दे देते हैं. तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आइटमाइज सेल में व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग, यू आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ ईच एसेट, you are calculating the value of each liability and then you are deducting the value of liability from the asset and making payment of the purchase consideration, which means that यहाँ पे आप हर asset की value निकाल रहे हो और हर individual liability की value निकाल रहे हो. Now what is slum sale? Now slum sale में मैं किसी asset और liability की value individually नहीं निकालता. मैं ओनर से बोलता हूँ कि यार ये पूरी लैंडमार्क बिल्डिंग है, पूरा मेजरमेंट का टाइम नहीं है मेरे पास, एक काम करो ये 10 करोड़ रुपए पकड़ो, 100 करोड़ रुपए पकड़ो और कहानी खत्म. मतलब मैंने क्या किया, यहां पे मैंने एक्विजिशन किया ऑन लमसम कंसिडरेशन. जब आप एक एक्विजिशन लमसम कंसिडरेशन पे करते हो तो उसको बोलते हैं स्लम सेल. और जब आप इंडिविजुअल एसेट और लायबिलिटीज की वैल्यू को फाइंड आउट करके कैलकुलेशन करते हो तो उसको बोलते हैं आइटमाइज सेल. ये समझा? अभी अगर हम लोग एसेट एक्वायर नहीं कर रहे हैं, वी आर एक्वायरिंग शेयर्स, वोटिंग राइट or control over the target company, then what exactly we are doing is called takeover. So what is takeover? Takeover is nothing but acquisition of shares, voting right or control over the target company. अब देखो यहां से लेके यहां तक this entire thing, buyback, capital reduction, merger amalgamation, demerger, asset acquisition में itemized sale and slum sale, this entire thing is governed by Companies Act 1956 or Companies Act 2013. Now why I am writing both the act? Because सारे sections 13 Act के notify हुए नहीं है. तो अगर मैं buyback देखूं तो buyback is governed as per Companies Act 13, section 68. Very good. तो section 68 of Companies Act 13 deals with buyback. तो buyback के लिए मेरे को नया एक्ट देखना पड़ेगा. एंड कैपिटल रिडक्शन, मर्जर, डीमर्जर, एसेट स्लम सेल एंड आइटमाइज सेल, ये एंटायर थिंग गवर्न होता है 56 एक्ट से. क्योंकि कंपनीज एक्ट 13 के सेक्शन अभी तक नोटिफाई नहीं हुए हैं. और नोटिफाई क्यों नहीं हुए हैं? क्योंकि एनसीएलटी अभी तक बना नहीं है. जिस दिन एनसीएलटी बन जाएगा सेक्शन 13 एक्ट विल गेट नोटिफाइड. तो अभी तक एज ऑफ डेट का सिनेरियो ये है दैट 56 एक्ट will govern this entire thing and 13 Act will govern buyback.
अब देखो, टेक ओवर इज गवर्न्ड बाय सेबी, SAST regulation 2011. Now what is SAST? Substantial acquisition of shares and takeover regulation 2011. इसी को हम लोग बोलते हैं टेक ओवर कोड. ये समझ रहे हैं? तो यहां पे टेक ओवर इज गवर्न्ड एज पर टेक ओवर कोड सेबी SAST रेगुलेशन 2011. तो सेबी SAST रेगुलेशन इनके ऊपर नहीं आता. मतलब कंपनीज एक्ट, अगर मैं आज एक मर्जर डीमर्जर करूं तो वहां पे सेबी टेक ओवर रेगुलेशन नहीं आएगा. तो टेक ओवर इज नॉट गवर्न बाय कंपनीज एक्ट. मतलब टेक ओवर सेबी एक्ट से गवर्न होता है, बाकी ये सब चीजें कंपनीज एक्ट से गवर्न होती है. कितना समझा? सो व्हाट इज कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग? इट इज नथिंग बट द रिकंस्ट्रक्शन, रीऑर्गेनाइजेशन, restructuring, anything. Now what are the various types of restructuring? It depends upon the financial, technological, market and organizational. Now why we go for the technological market, why we go for the financial restructuring? Because we want to improve the financial balance sheet, financial numbers को अगर अपने को improve करना है, then we go for the financial restructuring. Then there is something called technological restructuring. क्यों करते हैं? For technological upgradation के लिए. Why we go for the market restructuring is for entering into new market condition. And organizational restructuring मतलब improving the organizational scenarios, changing the organizational structure. And अगर मैं restructuring को पूरा divide कर दूं, then it can be internal restructuring, it can be external restructuring. Internal can further be divided into buyback and capital reduction. So in internal restructuring, it is done by company on itself है, मतलब on itself कंपनी को किसी आउटसाइड पार्टी की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पे डन बाय कंपनी इटसेल्फ. अगर मैं एक्सटर्नल रिस्ट्रक्चरिंग की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे डन बाय कंपनी along with अदर एंटिटी. समझा मतलब? अब तो यहाँ पे इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. वन इज कॉल्ड बायबैक, सेकंड इज कॉल्ड कैपिटल रिडक्शन. एंड एक्सटर्नल रिस्ट्रक्चरिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू मल्टीपल पार्ट व्हिच कैन बी मर्जर एंड अमलगमेशन, डीमर्जर, acquisition. Then acquisition can further be divided into asset acquisition or acquisition of shares, voting right or control. And then asset acquisition can be divided into itemized sale or slump sale. What is itemized sale? जहाँ पे आप each asset का each liability का वैल्यूएशन करते हो. स्लम्प सेल में आप एक्विजिशन करते हो ऑन लमसम कंसिडरेशन. अब टेक ओवर क्या है? जिसमें आप सामने वाली कंपनी का शेयर्स, वोटिंग राइट या कंट्रोल एक्वायर करते हो. This entire is governed by Company Act 13 and Company Act 56, and that is being governed by takeover regulation. पक्का? एकदम अंदर तक घुसा दिया? कोई डाउट? क्या बोलिए? We'll take the each term again. मतलब अभी मैं आपको टाइप समझाऊंगा, वहां पे एक एक टर्म समझा के लिखवाऊंगा. अभी ये बेसिक समझ में आया फ्रेमवर्क? ओके एवरीवन, एंड जहां डाउट हो प्लीज आस्क. ठीक है? मेरे को स्विमिंग ना करनी पड़े. नो व्हाट इज स्विमिंग? आंखों में आऊं, दिल में उतरूं, डाउट ढूंढूं, ये सब मत करना, अभी भी बहुत मारती है. ठीक है? चलो, याद लिख लिया? ये लिख लिया? इसको लिख लीजिए प्लीज. ओके तो अगर मेरे को इस लाइन ऑफ बिजनेस में एक्सपर्ट होना है, अगर मेरे को एक मर्जर एनालिस्ट बनना है, एक मर्जर एक्सपर्ट बनना है, अगर इस रिस्ट्रक्चरिंग एक्सपर्ट बनना है, तो कौन कौन से लॉज मेरे को आने चाहिए? थोड़े से लॉज हैं, तो यही डालिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग. रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग. पहला फर्स्ट कंपनीज एक्ट,
Companies Act 1956 oblique Companies Act 2013. Second, Company Code Rules 1959. Company Code Rules. Code Rules 1959. Clear? Competition Act 2002. Competition Act 2002. Then next one, FDI policy issued by Government of India. FDI policy issued by Government of India. Then FEMA 1999. FEMA 1999. Then listing agreement. लिस्टिंग एग्रीमेंट वहां ब्रैकेट में लिखना नाउ सेबी, ब्रैकेट में लिखना नाउ सेबी। अब इसका जो नया है आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, आप लोग पुराने वाले में थे। एलओडीआर पढ़ा था क्या? ओके, सो नाउ सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015। तो लिख दो एलओडीआर रेगुलेशन 2015। एलओडीआर का फुल फॉर्म क्या है वो भी लिख लो, listing obligation and disclosure requirement. Listing obligation and disclosure requirement. SEBI LODR regulation 2015 हो गया। Then SEBI Act, then SEBI Act rules and regulations. SEBI Act rules and regulation. Rules and regulation. Then मतलब इसमें जितने भी SEBI regulations है ना, you have a SEBI debt regulation, SEBI buyback regulation, takeover regulation, वो सारे regulation आपको आने चाहिए, ठीक है। Then accounting standards. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ब्रैकेट में लिख दो AS14, AS14, देन IFRS ऑब्लिक US GAAP, US GAAP GAAP, हाँ हाँ मतलब US GAAP ऑब्लिक IFRS, ये दो, ठीक है। देन कितना लिखा, देन डायरेक्ट टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्सेशन डैश इनकम टैक्स। और देखो जितने भी मर्जर एनालिस्ट होते हैं ना, जो इस लाइन ऑफ बिजनेस के एक्सपर्ट होते हैं, उनका डायरेक्ट टैक्स बहुत स्ट्रांग होता है। क्यों? बिकॉज एक डील बेटर डील तब मानी जाती है जब वो टैक्स न्यूट्रल हो जाए, मतलब उसके ऊपर आपके ऊपर कोई भी टैक्स लायबिलिटी ना आए, तब वो डील तब वो डील एक बेटर डील है। सेकेंड, indirect taxation, इनडायरेक्ट टैक्सेशन। देखो इनडायरेक्ट टैक्सेशन बेसिकली अप्लाई नहीं होता इन कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग बिजनेस में। क्यों? ये कभी अप्लाई होता है जब आप एक क्रॉस बॉर्डर डील्स करते हो ना। व्हेन आई से क्रॉस बॉर्डर डील्स, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक बाहरी कंपनी इंडियन कंपनी का टेक ओवर करे या ओवरसीज ट्रांजेक्शन होते हैं, देन यू हैव टू सी द कस्टम लॉस, बस उतना ही काम आता है। इसलिए इनडायरेक्ट टैक्सेशन हम लोग के लिए एक्सपर्टीज नहीं होता। वी डोंट नो इनडायरेक्ट टैक्सेशन, बेसिकली वी नो द डायरेक्ट टैक्सेशन वेरी वेल। क्लियर? तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन बट थोड़ा सा आपको कस्टम लॉस पता होने चाहिए। देन यू हैव इधर लिखा डायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन लिख लिया। देन लिखो नेक्स्ट स्टैंप लॉज, स्टैंप लॉज, उसमें डैश लिख दो इंडियन स्टैंप एक्ट 1899, and state stamp laws, and state stamp laws।
क्लियर? देन नेक्स्ट लिखो secretarial standard, secretarial standard, वहां बैक लिख देना SS1, SS1 and SS2. What is SS1? Secretarial standard on board meeting. तो SS1 जो है वो है secretarial standard on board meeting and SS2 है secretarial standard on general meeting. तो ये दोनों secretarial standard notified हो चुके हैं, mandatory हैं. So you have to comply with the same. So you have to know the secretarial standards also. Clear? Then industry specific laws. Industry specific laws. अब इंडस्ट्री स्पेसिफिक लॉज में क्या क्या आएगा? डैश लिख दो, बैंकिंग लॉज, इंश्योरेंस लॉज एक्सेट्रा. देखो हर इंडस्ट्री के कुछ स्पेसिफिक लॉज होते हैं. फॉर एग्जांपल इफ आई एम कमिंग फ्रॉम अ मीडिया बैकग्राउंड, इफ आई एम कमिंग फ्रॉम मीडिया इंडस्ट्री, तो वहां पे कॉपीराइट लॉ होगा, समझ रहा है, सिनेमेटोग्राफ एक्ट होगा. तो ये जो लॉज हैं ये सिर्फ उसी इंडस्ट्री पे अप्लाई होंगे, बाकी इंडस्ट्री पे अप्लाई नहीं होंगे. इंडस्ट्री स्पेसिफिक लॉज. देन सीका, SICA, सीका 1985, ये किसके ऊपर अप्लाई होता है? दिस अप्लाई अपॉन द सिक कंपनी. सिक कंपनी मतलब एक लॉस मेकिंग एंटिटी है. तो अगर मान लो एक लॉस कंपनी का मर्जर प्रॉफिट कंपनी में करा दूं या प्रॉफिट कंपनी का लॉस कंपनी में, तो वहां पे सीका प्रोविजन विल आल्सो अप्लाई. देन सरफासी, SARFAESI, सरफासी एक्ट 2002. देखा? अब सरफासी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटाइजेशन एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002. छोटा सा ही नाम है, लिखो वहां पे ब्रैकेट में. सिक्योरिटाइजेशन, सिक्योरिटाइजेशन एंड reconstruction, securitization, SECURITIZATION, ठीक है? Securitization and reconstruction of financial asset, and enforcement of Security Interest Act, Security Interest Act 2002. 2002. This is called your Sarfasi Act. Then local laws, dash, इसमें स्टेट लॉज आते हैं. हर स्टेट के कुछ अपने लॉज होते हैं. फॉर एग्जांपल लैंड लॉज जो होता है ना, पता ना, लैंड का जो लॉ है. अब बॉम्बे में वी हैव अ डिफरेंट लैंड लॉज. जो दोज हु आर इन टीवा, दोज हु आर डूइंग LLB, उनमें फर्स्ट ईयर LLB में एक सब्जेक्ट होता है, आई थिंक लैंड लॉज ही ना, सेकेंड ईयर फोर्थ सेम में, हाँ वो लैंड लॉज है. उसमें अगर आप बॉम्बे में पढ़ोगे तो आपको मार्डा लॉ पढ़ना पड़ता है, अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट पढ़ना पड़ता है, उसमें FSI रूल्स होते हैं. एंड आई टेल यू सेकेंड ईयर में सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट चला वही होता है. In terms of passing, not in terms of understanding, is a simple subject, but passing में सबसे डिफिकल्ट वही हो जाता है. अब अगर यही मैं दिल्ली चला जाऊँ तो वहां पे DDA अथॉरिटी है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी. जैसे हमारे यहाँ मार्डा है, और यही अगर मैं नवी मुंबई जाता हूँ वहां पे सिटको है, समझ रहे हैं? तो ये जो लॉज हैं ये स्टेट लॉज हैं जो स्टेट टू स्टेट बदल जाते हैं, समझा? FSI रूल्स बदल जाते हैं, TDR रूल्स बदल जाते हैं, ट्रांसफर बाय डेवलपमेंट राइट. तो ये आपके स्टेट लॉज हैं जो आपको पता होना चाहिए. बस इतने लॉ आपको आने चाहिए. बस अगर आपको इतने लॉ आते हैं देन यू आर फिट फॉर दिस लाइन ऑफ बिजनेस, ठीक है? और इतने ही लॉ आपको सिखाऊंगा पूरा, और एक एक एकदम घुसा ही दूंगा अंदर तक, ठीक है? हो गया? इसमें कुछ डाउट? हर एक एक्ट के ऊपर तो वी हैव सो मेनी थिंग्स टू डिस्कस. चलो नाउ टुडे अगर आप किसी भी प्रोफेशनल से पूछोगे ना कि आपको
इफ यू आस्क एनी सीए और ऑल दैट कि आप किस लाइन में जाना चाहते हो, आप ऑडिट में जाना चाहते हो, टैक्स में जाना चाहते हो, या रीस्ट्रक्चरिंग में एमएनए में जाना चाहते हो, 90% विल से रीस्ट्रक्चरिंग एमएनए में. क्यों भाई? why market is becoming so active, why we are doing so much restructuring? So simple funda, अगर मैं आपसे पूछूं need और रीजन ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, क्यों करती है कंपनी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग? सोचो. हाँ जी. ग्रोथ. ओके. और डाइवर्सिफिकेशन और एक्सपांशन. ओके. और कंपटीशन और टेक्नोलॉजिकल और वेरी गुड फाइनेंशियल बेनिफिट. तो फाइनेंशियल गेन, इट कैन बी, एक मिनट, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नाउ सो प्रिसाइसली यू आर सेइंग रिवाइवल के लिए, रिवाइवल ऑफ सिक कंपनी. और हैव यू कवर्ड एवरीथिंग? स्पेशलाइजेशन मतलब कैसे? कैन डू अ बेटर थिंग प्रिसाइज. ओके. सो anybody wants to put some more value addition in that? Taxation. So financial benefit में we can have a taxation benefit also. हाँ जी. मोनोपोली गेन कमाने के लिए. ओके. मतलब when I say monopoly gain, इसका मतलब I am looking for a better market share, precisely more market share, profitability increase करने के लिए and all that. Very good. You precisely have covered everything. अब अगर मैं आपको सिंपल समझाऊं कि क्यों हम लोग करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट में आपका रीस्ट्रक्चरिंग आता है. Although it cover everything, but this 4-5 point is basically the broad picture for which we do restructuring. पहला है ग्रोथ. नाउ क्वेश्चन आता है कौन सी ग्रोथ? ग्रोथ कैन बी ऑफ टू टाइप. वन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक ग्रोथ, सेकेंड इज कॉल्ड inorganic growth. So what is organic growth? ये वर्ड सुना है? inorganic growth and organic growth? नहीं. अगर नहीं सुना बिंदास बोलने का, बोलो ना. You are you देखो, in my class you are as free as what you are in your house, except sleeping you can do anything. ठीक है. सोना अलाउ नहीं है मेरी क्लास में. जम के पढ़ो, जम के मस्ती करो. ठीक है. देखो ऑर्गेनिक ग्रोथ क्या होता है. आज देखो हम लोग की जो जनरेशन है ना, वी आर इनऑर्गेनिक ग्रोथ. एंड एक जनरेशन ऊपर जो है ना, आपके फादर ग्रैंड पेरेंट्स, दे आर ऑर्गेनिक ग्रोथ. कैसे समझेगा? देखो ऑर्गेनिक ग्रोथ का मतलब होता है कि आप धीरे, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस. दैट समथिंग इज अ मोटो एंड द लोगो एंड द टैगलाइन व्हाट दे फॉलोज. कि एक कंपनी ज्वाइन करते थे, आप अपने मॉम डैड को देख लो, दो जिनके मॉम डैड जॉब में होंगे, दे आर बेसिकली ऑर्गेनिक ग्रोथ रूट पे हैं. जिनके मॉम डैड, कितनों के मॉम डैड जॉब पे हैं, जॉब करते हैं. अब देखो वो लोग जो जॉब करते हैं, उनके जॉब का एक कॉमन ट्रेंड होगा. 90% का जॉब का ट्रेंड ऐसा ही होगा कि वो लोग एक कंपनी ज्वाइन करते हैं, उस कंपनी में वो लोग लॉन्गर ड्यूरेशन निकालते हैं, 10-15 साल. ठीक है. वहां पे एकदम बस जाते हैं वहां जाके. अब वहां पे उनको एक हर साल का एक 10%, 15%, 5% उनको एक धीरे धीरे एक इंक्रीमेंट मिल रही है. धीरे धीरे वो भी सेटिस्फाइड है, मतलब उनको उसमें भी वो सेटिस्फाइड है, आराम से खुश हैं. उन्होंने कंफर्ट डेवलप कर लिया है वहां के एनवायरमेंट से, वहां के एटमॉस्फेयर से, एंड दे आर हैप्पी. इस तरीके की ग्रोथ को बोलते हैं ऑर्गेनिक ग्रोथ. मतलब जिसमें आप धीरे धीरे ग्रो करते हो. आप एक कंपनी चालू करते हो, अच्छी सर्विसेज देते हो, मार्केट में लोग आपको जानने लगते हैं. जब वो जानते हैं तो उससे थोड़ी और अच्छा नाम बनता है. फिर धीरे 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 करते करते आपकी पूरी उम्र निकल जाती है. दैट इज कॉल्ड
ऑर्गेनिक ग्रोथ. अब हम लोग की जनरेशन हो, वी डोंट हैव पेशेंस. बेसिकली हमारे पास पेशेंस है ही नहीं. हम लोग एकदम दुखी आत्मा है, पेशेंस है ही नहीं, बस भागना है और जल्दी भागना है और एकदम फास्ट भागना है. वी आर कमिंग फ्रॉम इनऑर्गेनिक ग्रोथ. नाउ व्हाट इज इनऑर्गेनिक ग्रोथ? अब आपके ही ब्रदर सिस्टर फ्रेंड्स ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने क्वालिफिकेशन खत्म किया, एक प्रोफेशनल डिग्री लिया, तुरंत जॉब में गए, 1-1.5 साल काम किया, फिर तुरंत स्विच किया, दूसरी कंपनी में गए, वहां से इधर से उधर छलक के, फिर इधर से उधर छल के, इधर इधर छलका छलकी में दे स्टार्ट मेकिंग प्रॉफिट. मतलब आज ऐसा हो सकता है ना, कितनों के ऐसे, कितनों ने देखा ऐसा, देयर फैमिली, देयर फ्रेंड्स एंड ऑल दैट. कौन है यार कजिन में? सीए क्या है, क्या क्वालिफिकेशन है? एमबीए. तो कितने साल हो गए उनको एमबीए बने हुए? 5-6 से. और कितनी कंपनी चेंज कर चुके हैं? 3-4 कंपनी चेंज कर चुके हैं. अच्छा, आई डोंट वांट टू गो विद द नंबर, बट जब उन्होंने एक कंपनी से चेंज करके दूसरी कंपनी में गए तो क्या उनकी सैलरी बढ़ गई? ऑब्वियसली हम लोग सैलरी, सेम सैलरी या लोअर सैलरी पे तो मूव करेंगे नहीं. हम लोग हमेशा हायर सैलरी पे मूव करेंगे. मतलब आप एक कंपनी ज्वाइन करते हो, 2-3 साल वहां काम करते हो, फिर दूसरी कंपनी जाते हो, फिर वहां 1-2 साल काम करते हो, फिर तीसरी कंपनी. मतलब यू कीप्स ऑन ग्रोइंग एंड विद एवरी मूव यू ग्रो विद नंबर्स. You not only grow with numbers, you grow with experience, because you not only learn from what you do, you also learn from your environment. Chalo, I give my numbers to you. I tell you how I started my career. I joined Times of India Radio Mirchi in 2006. I joined as a management trainee, and then before my training got over, I've been absorbed in the company. My first salary was, my first package was 10 lakhs per annum in 2007. तो मैं आज से 9 साल पहले की बात कर रहा हूँ. एट दैट टाइम आई वाज 21 इयर्स, आई एम 30. तो उस समय मैं 21 इयर्स का था, एंड आई स्टार्टेड माय नंबर्स विद 10 lakhs पर एनम का पैकेज. इज नॉट अ बैड नंबर. 8 लाख फिक्स सैलरी थी, 2 लाख वेरिएबल सैलरी थी. फिर मैं वहां पे 1.5-2 साल काम किया, फिर मैं वहां से गया डेलॉइट में. डेलॉइट में आई मूव विद अ सैलरी राइज ऑफ 40%. तो मैं सीधा 15 लाख के पैकेज पे गया. डेलॉइट में मैं अच्छा खासा काम कर रहा था. फिर डेलॉइट ने क्या किया, अमरचंद ने एक टाटा मोटर्स में एक QIB हुआ था जिसकी बिड अमरचंद को मिली थी, और अमरचंद को एक ऐसा बंदा चाहिए था हु कैन एक्सपर्ट इन वैल्यूएशन ऑल दोस थिंग. तो उन्होंने डेलॉइट से डील किया, और डेलॉइट ने मेरे को वहां पे सेकंड कर दिया. यू नो व्हाट इज सेकंडमेंट? आपको कंपनी उठा के दूसरी कंपनी में डाल देती है. नाउ यू विल वर्क एज पर द डायरेक्शन ऑफ दैट कंपनी. आपकी सैलरी यहां से जरूर आएगी, लेकिन नाउ यू आर एम्प्लॉय ऑफ अमरचंद. तो मैं अमरचंद गया, 8-9 महीना वहां पे जम के काम किया. अब अमरचंद वालों ने मेरे को बोला कि अभिषेक यहीं रुक जा, तेरा काम अच्छा है, यहीं रुक जा. तो मैंने उनसे ठीक है नेगोशिएट, उनसे नेगोशिएट किया. तो 30% सैलरी राइज लेके मैं अमरचंद में रुक गया. जब मैं अमरचंद में रुक गया, मतलब मैं डेलॉइट के 15 लाख पे 30% इंक्रीज कराया, और 16.5-17 लाख रुपए पे मैं अमरचंद ज्वाइन कर लिया. अमरचंद ज्वाइन करके मेरे को 3 महीना ही हुआ था कि डेलॉइट को लगा कि लगता है अमरचंद चला गया ये. तो डेलॉइट वाले ने, एल लक्ष्मी जो इंडिया हेड है डेलॉइट के, उन्होंने मेरे को बुलाया, बोला कि अभिषेक वी वांट यू टू कम बैक टू अस. मैं कहा ठीक है, लेट्स रीनेगोशिएट. ठीक है, और मैंने वहां से उनके नंबर पे 25% ऊपर इधर आ गया. मतलब मैं एक ही ऑर्गेनाइजेशन में 2 बार छलक के 2 बार नंबर राइज किया. नाउ दिस इज समथिंग, इज योर चेंज, दिस इज योर इनऑर्गेनिक ग्रोथ. समझा? इसलिए आप लोग भी जब प्रोफेशनल बन जाओ तो इन 5th ईयर यू शुड बी इन 2nd कंपनी और इन 3rd कंपनी. विद एवरी ग्रोथ, विद एवरी चेंज यू ग्रो विद नंबर्स. समझ रहे हैं? तो ये जो ग्रोथ का तरीका है ना, इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक ग्रोथ. तो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कहां पे आ रहा है? इनऑर्गेनिक. बिकॉज हम लोग अगर रिस्ट्रक्चरिंग बिजनेस को देखते हैं तो रिस्ट्रक्चरिंग में वी आर लुकिंग फॉर इनऑर्गेनिक ग्रोथ. समझ रहे हैं? तो हम लोग इनऑर्गेनिक ग्रोथ में क्या करते हैं, वी वांट, आज अगर मैं एक कंपनी है, मेरे कोई दूसरे लाइन ऑफ बिजनेस में प्रेजेंस चाहिए, दूसरे लाइन ऑफ बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं वहां के जो कंपनी जो उसमें ऑपरेट कर रहा है उसके साथ एक अरेंजमेंट कर लूंगा, एक अलाइनमेंट कर लूंगा, एंड दैट इज नथिंग बट द इनऑर्गेनिक ग्रोथ. सो फर्स्ट रीजन व्हाई द कंपनीज डू restructuring is basically for growth, and that growth is nothing which can be in 2 types. One is organic and second is inorganic. Corporate restructuring is basically focuses upon the inorganic growth. Second thing, we do restructuring for diversification. Now when I say diversification, it can be in 2 forms. पहला,
it can be product diversification or it can be market diversification. Now what is market diversification? Entering new market. And what is product diversification? Making new product. समझ रहे हैं? तो यहाँ पे the example which I have given, Alibaba and Bharti Airtel, is basically market diversification. Now let's take an example of product diversification. एक कंपनी है यूएस में, उसका नाम है Asus. नाम सुना है? क्या बनाते हैं लोग? नो 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 कुछ नहीं बनाते लोग. Asus जो है ना, वो लोग कंप्यूटर का मदरबोर्ड बनाते हैं. मेन दे आर द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंपनी इन मेकिंग मदरबोर्ड ऑफ कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स. कंप्यूटर में एक मदरबोर्ड होता है, समझता है आपको क्या होता है? ज्यादा पूछना मत में से, तो मेरी टेक्नोलॉजी नॉलेज बहुत ही खराब है, ठीक है. बट Asus is basically a world leader in making motherboard for the computers and laptop. अभी दूसरी कंपनी है, उसका नाम है Intel. ये लोग क्या बनाते हैं? ये लोग प्रोसेसर्स बनाते हैं. तो तीसरी कंपनी क्या करती थे पहले के, हमेशा से आज तक हिस्ट्री जैसे चला रहा है कि कंपनी वाले क्या करते थे, मान लो सैमसंग हो गया, सोनी हो गया, ये लोग क्या करते थे? Asus से हार्डवेयर लेते थे, Intel से सॉफ्टवेयर लेते थे और अपने ब्रांड में एक नया लैपटॉप चिपका देते थे. ठीक है. जब Asus का बोर्ड चेंज हुआ, जनरेशन बदली, तो दे रियलाइज कि यार ये हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यों ना हम लोग मर्ज हो जाए, क्यों ना हम लोग मिल जाए. तो हार्डवेयर तुम्हारा, सॉफ्टवेयर मेरा. समझ रहे हैं? बिकॉज आज Asus सॉफ्टवेयर में जाए या Intel हार्डवेयर में जाए, दे विल टेक जनरेशंस टू अंडरस्टैंड द डायनेमिक्स. बट उतना टाइम किसके पास है? टाइम तो है ही नहीं अपने पास. तो यहां पे इन दोनों ने मर्ज हो गए एंड इन 2.5 years टाइम they have captured 70% of US market. इसीलिए आप अभी अगर कभी आप Asus का मोबाइल भी और उसको बूट करके ऑन करो ना, तो उसमें Intel लिख के आता है. एंड दैट्स एन अरेंजमेंट, that is an arrangement between them, that they all are both are combined together. Due to that, what they are getting cost benefit. कोई तीसरा बंदा इनसे लेता तो अपना प्रॉफिट मारता ना, तो यहाँ पे उनको कॉस्ट बेनिफिट मिला एंड दे आर एंटरिंग इनटू अ न्यू प्रोडक्ट. नाउ दिस टाइप ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग. So corporate restructuring provide you an opportunity to have a diversification whereby you can enter into new market by market diversification or can enter into new product by product diversification. समझा? तीसरा, it can also help for survival. Now what is survival? दुनिया की लार्जेस्ट कंपनी वॉलमार्ट, नाम सुना है? यूएस से आती है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिटेल जायंट है ये सब. या यूके से एक रिटेल जायंट आता है टेल्को. ये सब रियल नेम्स हैं. आपको इस सब्जेक्ट में जितने एग्जांपल दूंगा ना, 99% रियल नेम्स विद रियल नंबर्स होंगे. ठीक है. नाउ वर्ल्ड के लार्जेस्ट रिटेल जायंट्स की बात कर रहा हूं. ये लोग इंडिया आना चाहते हैं. क्यों भाई? क्या है हमारे पास? हमारे पास पॉपुलेशन है और वो भूखी है. ठीक है. वो इतनी भूखी है कि उसको जो दे दो वो खा जाती है. We have a very high amount of aggregate demand consumption. आप देखो ना यार, ओवरसीज मार्केट में, यूएस में रिसेशन आया, यूरोपियन मार्केट में रिसेशन आया, अपने इंडिया में रिसेशन आया क्या? आप कभी भी आप संडे, अभी संडे आएगा ना, किसी भी मॉल में चले जाओ, किसी भी मॉल में, अपना ये फिनिक्स ये अपना है ना, अपना इनऑर्बिट, वहां चले जाओ, फूड कोर्ट में चले जाओ, देखो इतनी भीड़ होती है ना, ऐसा लगता है खाना लंगर में बांट रहे हैं, फोकट में खाना खिला रहे हैं, ऐसा लगता है. मेरे को तो आज भी दिन याद है, अराउंड 3-4 years बैक, अपना इनऑर्बिट मॉल है ना, वहां पे एक संस्कृति करके रेस्टोरेंट खुला था. ठीक है. अब तो बंद हो गया. वहां पे ना वो लोग संडे को ना एक वैरायटी टाइप की खिचड़ी बनाते थे. तो वो खिचड़ी 110 रुपए पर प्लेट थी. तो उसमें ना वहां पे जो ओनर था, वैसे वो खिचड़ी लेने के लिए आपको लाइन में लगना पड़ता था. ठीक है. सोचो, इमेजिन करो आप लाइन में लगे, वैसे पत्ते प्लेट पकड़ के. ठीक है. और आप आते थे, वो ऐसे एक बंदा उसमें ऐसे खिचड़ी डालता था, दूसरा बंदा उसमें घी डालता था, और ओनर बोलता चलो आगे, चलो आगे बढ़ो, दूसरे को आने दो. मतलब ऐसा तो भिकमंगों खाना बांट रहे थे हम. यू आर पेइंग 110 rupees फॉर गेटिंग दैट फूड एंड स्टिल इट इज हेवीली प्रॉफिटेबल बिजनेस. खाने का बिजनेस तो इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस है, लोग इतने भूखे हैं ना, पूछो मत. और बॉम्बे में तो चलो, बॉम्बे में तो अगर आप रेस्टोरेंट में भी जाओ तो रेस्टोरेंट बाहर खड़ा करते हैं ना. कलकत्ता में तो और मजेदार चीज है. कलकत्ता में आपको ना, आप कभी कलकत्ता जाओगे और कभी बड़ा बाजार ये सब एरिया जहाँ तो आपको होगा, वहां पे क्या करते हैं, आपको मतलब आप मान लो रेस्टोरेंट में आए और अंदर भरा, तो आपको बोल देंगे वो टेबल नंबर 7 आपकी है. अब वो बंदा टेबल नंबर 7 के पास जाके खड़ा हो जाएगा. ठीक है. समझ रहे हैं?
आप टेबल नंबर 7 पर जाकर खड़े हो, वहां पे लोग खाना खा रहे हैं, अब आप उनको जानते नहीं हो तो उनसे क्या बात करते हो, आप उनकी प्लेट में ही देखते रहते हो कि कब खाना खत्म हो गए और कब आप वहां पे चढ़ो। इतना एम्बेरसिंग होता है ना उस समय कि ऐसे मन करता है कि या तो खाना छोड़ के उठ जाओ या तो जेब में डालो खाना, चलो यहाँ से। द पॉइंट इज दैट कि इतनी इतनी डिमांड है ना हमारे यहाँ इंडिया में। सो इंडिया में वी हैव अ वेरी हैवी अमाउंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, एंड बिकॉज वी हैव सो मच अमाउंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, everybody across the world wants to enter in the Indian market, and that's where is that Walmart and Telco. अब क्वेश्चन ये है कि वॉलमार्ट एंड टेल्को जैसी कंपनी अगर इंडिया में आ गई तो ये जितने भी हमारे जो फुटकर जो रिटेलर्स हैं इनके तो रास्ते ही लग जाएंगे, इनकी तो दुकान ही बंद हो जाएगी। अब उस बड़ी कंपनी से, उस बड़े जाइंट से लड़ने के लिए इंडिविजुअल में तो कैपेसिटी है नहीं। सो व्हाट दे कैन डू, दे कैन कंबाइन देमसेल्फ and they can form a single association who can at least compete with them for the survival. तो यहां पे आप मर्जर ग्रोथ के लिए नहीं कर रहे हो, यहां पे आप मर्जर सर्वाइवल के लिए कर रहे हो। समझ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पॉलिटिकल एग्जाम्पल समझ में आते होंगे तो मोदी जी नाम सुना ही होगा। मोदी जी ने he has done charismatic performance in Gujarat, precisely over the 15 years period what he spent in Gujarat as a chief minister. He has done some seafood changes in Gujarat. अगर आप कभी गुजरात गए होंगे, गए हैं, रहते हैं, तो आपके अगर आपके पेरेंट्स ने गुजरात पहले का देखा होगा और अभी का देखा होगा तो दे कैन इजीली से कि गुजरात में ड्रास्टिक चेंज हो गया, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द एवर लीडरशिप ऑफ मोदी जी। बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, बहुत कुछ बोला गया, बहुत कुछ लिखा गया उनके अगेंस्ट के बारे में, लेकिन उन्होंने इस पे फोकस नहीं किया। और वो ये कहते हैं ना, गुरु मूवी में एक लाइन है कि जब लोग आपके बारे में बुराई करें, जब कंपटीशन आपके बारे में बातें करे, समझ लो बड़े हो गए हो। That's something. So that Modi ji have also done the same thing. वो अपना काम करते रहे, make a seafold changes in Gujarat, and because of that he became elected as a prime minister of the country. 2014 में जब इलेक्शन हुआ था ना, तो पब्लिक ने बीजेपी को वोट नहीं दिया था, पब्लिक ने मोदी जी को वोट दिया था। उस समय मोदी जी अगर अपनी कोई अलग पार्टी खोल देते ना तो वो पार्टी जीत जाती। Now ये इफेक्ट था मोदी जी का उस समय कि अगर आज एनडीए अलायंस पूरा हट जावे ना तो बीजेपी के पास भी एब्सोल्यूट मेजोरिटी है। 286 सीट्स थी बीजेपी के पास, विच इज मोर देन द मेजोरिटी रिक्वायरमेंट। इसका मतलब मोदी जी की ऐसी वेव चली कि सब उड़ गए। अब उसको रोकने के लिए जितनी भी बाकी पार्टीज है ना, उन्होंने अपना एक टीम बनाई है, मालूम है आपको, सपा, बसपा एंड ऑल दैट, इन सब ने, तृणमूल कांग्रेस, सब ने मिलकर एक अलायंस क्रिएट किया है कि वो सब मोदी जी से लड़ पावे, नहीं तो इनको तो सबको उड़ाई देगा बंदा। इसका मतलब दे आर क्रिएटिंग अलायंस, दे आर अलाइनिंग टुगेदर फॉर सर्वाइवल। सो यू कैन हैव अ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग फॉर ग्रोथ, you can have a corporate restructuring for diversification, which can be the product or market diversification. You can have a corporate restructuring for survival. You can have a corporate restructuring for revival of sick company. So revival oblique rehabilitation. समझ रहे हैं? Now we also do corporate restructuring for better utilization of resources. ना इसका मतलब क्या हुआ? आपकी कंपनी के पास लैंड, एसेट, फंड पड़ा है, आपके पास बेटर आइडियाज नहीं है, मेरी कंपनी के पास आइडियाज है, वी बोथ कैन कंबाइन टुगेदर एंड वी कैन ऑलवेज यूटिलाइज द रिसोर्सेज। सो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैन ऑल्सो बी द रीजन। देन फाइनेंशियल बेनिफिट। नाउ when I say financial benefit, what I'm actually looking for is better profitability, so improvement in profitability, financial ratios. आपने ratios पढ़े हैं? Financial ratios, then improvement in market price, समझ रहे हैं? Improvement in asset base, turnover, profitability, मतलब you are looking for a financial benefit. Taxation, समझा? So these are basic reasons for which we go for the corporate restructuring. You can also go restructuring to increase
market share, or to become market leader, etc., etc. So these are the broad reasons for which we do corporate restructuring. क्या नहीं समझा?